बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 141। सेक्शन 141 है लिक्विडेटर्स का, कि लिक्विडेटर क्या होता है और लिक्विडेशन क्या होती है। कोई कंपनीज काम कर रही होती हैं, उनका बिजनेस रूटीन में चल रहा होता है। उस रूटीन के बिजनेस में बाज़ औक़ात क्या होता है कि फ़र्म जो है वो डिज़ोल्व करनी पड़ जाती है, लिक्विडेट करनी पड़ जाती है। तो अब जब लिक्विडेट करते हैं, मसलन उसको जिसका जो हिस्सा है उसको डिवाइड करना होता है, डिवीज़न करनी होती है, तो उसके लिए कंपनीज़ में एससीसीपी से या कोर्ट उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। अब जो लिक्विडेटर होता है अपॉइंट, उसमें जो टैक्स के मामलात करने के लिए वो कमिश्नर से रब्ता करता है, कमिश्नर से इजाज़त लेता है और उसको लिक्विडेशन शुरू होता है। तो जो रिकवरीज कमिश्नर के एंड पे होती हैं, जो एफबीआर की रिकवरीज होती हैं, वो पहले उसको पे करनी होती हैं। तो इसमें ला क्या कहता है, किस तरह से होता है, हम इसको पढ़ते हैं। लिक्विडेटर एवरी पर्सन हेयर आफ्टर रेफर टू एज अ लिक्विडेटर किस किस को कहेंगे? ए लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी का लिक्विडेटर है उसको कहेंगे। ए रिसीवर अपॉइंट बाय अ कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय आउट ऑफ कोर्ट, या कोर्ट के अंदर से या बाहर से अगर कोई रिसीवर अपॉइंट किया गया है, या ट्रस्टी हो सकता है फॉर अ बैंकरप्ट, या फिर मॉर्टगेजी ऑफ द पोजेशन, जिसके पास पोजेशन है उसका जो मॉर्टगेजी है वो हो सकता है। shall within a 14 days of being appointed as taking possession of an asset in Pakistan whichever occurs first give written नोटिस देयर ऑफ टू द कमिश्नर, यानी कि या तो विद इन 14 डेज, जहाँ जब उनके पास पोजेशन आ जाती है उस एसेट की, तो उस वक्त वो जो भी चीज़ पहले होगी वो कमिश्नर को एक नोटिस देंगे कि हम ये इस चीज़ को लिक्विडेट करना चाह रहे हैं। सब सेक्शन 2 है, द कमिश्नर शैल विद इन अ 3 मंथ ऑफ बीइंग नोटिफाई अंडर सब सेक्शन 1 and notify a liquidator in writing of the amount which appears to be the commissioner to be sufficient to provide for any tax which is or will become payable by the person whose asset are in possession of liquidator। के 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर उनको बताते हैं कि ये जो टैक्स पेएबल था, जिस लिक्विडेटर के अंडर ये एसेट है, उस एसेट का ये उस एसेट के ओनर के अगेंस्ट या उस एसेट के अगेंस्ट ये टैक्स पेएबल है। अब इस टैक्स पेएबल को करने के लिए हम क्या करते हैं कि सब सेक्शन 3 है, ए लिक्विडेटर शैल नॉट विदाउट लीव ऑफ द कमिश्नर पार्ट with any asset held a liquidator until liquidator has been notified under subsection 2। तो लिक्विडेटर जो है उसके बगैर कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि कमिश्नर जो है उसको नोटिफाई ना करे कि ये लिक्विडेटर है। सबसेक्शन 4 है, लिक्विडेटर क्या है जी? ए शेल सेट असाइड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल एनी एसेट बाय द लिक्विडेटर द अमाउंट नोटिफाइड बाय द कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 2 और शेल लेसर अमाउंट एज इज सब्सिक्वेंटली एग्री टू बाय द कमिश्नर। तो जो लिक्विडेटर है वो उसको सेट असाइड करेगा और जो भी एसेट को सेल के बाद अमाउंट होगी या उससे कम अमाउंट जिस पे कमिश्नर राज़ी हो जाए, तो वो जो है एग्री हो जाए, तो वो आप उसको जमा करवाएंगे। शैल बी लाइबल टू एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट सेट असाइड फॉर द टैक्स ऑफ द पर्सन हु ओन द एसेट, और जो टैक्स जिस पर्सन का एसेट था उसके अगर अगेंस्ट कोई अमाउंट है तो वो भी उसको पे करना होगी। मे पे एनी डेट दैट हैज़ प्रायर ओवर टैक्स रेफर टू इन दिस सेक्शन नॉट वी स्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, या फिर कोई डेट जिसके प्रायोरिटी, यानी कि किसी भी डेट को देने से पहले सबसे पहले जो है टैक्स पे किए जाएंगे, आम लफ्ज़ों में ये है। सबसेक्शन 5 है, लिक्विडेटर शेल पर्सनली लायबल टू एक्सटेंट एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी सेट असाइड अंडर सबसेक्शन 4 for the tax referred in subsection 2 if any to the extent of liquidator fail to comply with the requirement of this section। अगर liquidator fail होता है तो फिर वो उसको पूरी अमाउंट देनी पड़ेगी। where the proceeds of the sale and the assets are less than the amount notified by the commissioner under section 2 the application of subsection 4 and 5 shall be limited to proceed for sale। तो उसके कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अगर उस प्रोसीड से अमाउंट कम आ रही है।
दिस सेक्शन शैल हैव अफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये जो है सेक्शन तब से अप्लाई होगा जब इन्फोर्स हो जाएगा। और प्रोविजन दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन एंड वेयर ड्यू अंडर द असेसमेंट ऑर्डर। तो इसमें वो अमाउंट जो इस सेक्शन के तहत ड्यू होगी या असेसमेंट ऑर्डर में ड्यू होगी वो जो है इसमें अप्लाई होगी। सब सेक्शन 142 है रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू बाई अ नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब जो बात आ गई है नॉन रेजिडेंट पर्सन पे या नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है, नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट है, ये लिमिटेड लोगों के लिए है क्योंकि ज़्यादा इस पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, जो कंसल्टेंट्स करते हैं या ऑफिसर जो इनकी असेसमेंट करते हैं उनके लिए ये हैं कि उनसे किस तरह से आपने रिकवरी करनी है। पहले तो नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उससे किस तरह करनी है। सब सेक्शन 1 है टैक्स ड्यू बाई अ नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन। कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसका एक मेंबर जो है वो नॉन रेजिडेंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मेंबर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएशन शैल बी assembled in name as the association of any resident member of the association may recovered out of the assets of the association or from the resident member personally। या तो उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो उसका शेयर होगा उसमें से रिकवरी की जाएगी, अदरवाइज जो उसका पार्टनर होगा पार्टनर से उसकी रिकवरी की जाएगी। तो अब किसी नॉन रेजिडेंट का पार्टनर बनने से ये भी ज़हन में रखना है कि रिकवरी जो है रेजिडेंट पर्सन को देनी पड़ेगी। A person making a payment under this section shall be treated as acting under the authority of non-resident member। तो उस मेंबर को जो पेमेंट कर रहा होगा उसको हम उसकी अथॉरिटी समझेंगे नॉन रेजिडेंट की। एंड इज हेयर बाई immediately in respect of the payment against all proceedings civil or criminal and all process judicial extrajudicial and notwithstanding any provision of the contrary in any written law कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तो वो सारी जो भी इधर लॉ की केसेस चल रहे होंगे, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगी, वो रेजिडेंट पर्सन जो है उसको नॉन रेजिडेंट पर्सन की अथॉरिटी समझा जाएगा। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन एज इफ वर टैक्स ड्यू अंडर द असेसमेंट ऑर्डर। और अगर कोई असेसमेंट ऑर्डर में भी अमाउंट ड्यू है तो वो भी रेजिडेंट पर्सन जो है उसमें से देगा। अब सेक्शन 143 है नॉन रेजिडेंट शिप ओनर आ रहा करैक्टर। जब शिप ओनर जो है वो जब शिप लॉन्च करते हैं पाकिस्तान में और फिर इधर से जा रहे होते हैं तो उस पे जो टैक्सेस होते हैं उनका क्या तरीक़ेकार है, कैसे उसने टैक्स पे करना होता है और किस तरह से पे करेगा। तो आपको पता है कि शिप तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं और वो शिप जो है वो आके लॉन्च कई मुल्कों में आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर उसने कब आना है इसका कोई पता नहीं। तो इसके टैक्स का तरीक़ेकार क्या है तो वो भी आपको बताते हैं। लॉ के मुताबिक बिफोर अ डिपार्चर ऑफ द शिप ओन्ड और चार्टर्ड बाई अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फ्राम एनी पोर्ट इन पाकिस्तान, कि जब नॉन रेजिडेंट पर्सन की ओनरशिप में कोई शिप होगा उसको जब डिपार्चर करना है उसने किसी भी पोर्ट से ऑफ पाकिस्तान, द मास्टर ऑफ द शिप शेल फर्निश अ कमिश्नर ए रिटर्न शोइंग द ग्रॉस अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 इन रिस्पेक्ट ऑफ द शिप। तो इस शिप के रिलेटेड जितनी भी अमाउंट टोटल होगी जिस पे टैक्स पेएबल हो रहा है या जो टैक्स पेएबल है, जो मास्टर ऑफ शिप होगा वो कमिश्नर को रिटर्न इसका देगा कि ये इसकी ग्रॉस अमाउंट है। सब सेक्शन 2 है वेयर द मास्टर ऑफ शिप हैज़ फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 द कमिश्नर शैल आफ्टर कॉलिंग फॉर एनी पर्टिकुलर अकाउंट और द डॉक्यूमेंट एज मे रिक्वायर्ड डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर सेक्शन 7 in respect of the ship as soon as possible notify the master in writing of the amount payable। तो कमिश्नर उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसकी जो उसके कोई पार्टिकुलर्स अगर बुक्स मंगवानी पड़ती है तो वो मंगवाने के बाद उसको देखेंगे कि उसका क्या पेएबल बन रहा है अंडर सेक्शन 7। जितना पेएबल बन रहा है वो राइटिंग में मास्टर ऑफ शिप को दिया जाएगा। द मास्टर ऑफ द शिप शैल बी लायबल टू टैक्स नोटिफाई अंडर सब सेक्शन 2 and provision of the ordinance shall apply for such tax as if were tax due under the assessment order। और अगर कोई assessment order का भी टैक्स है वो भी उसको बताया जाएगा कि ये आपकी assessment हुई है। where the commissioner is satisfied that the master of ship has non-resident owner of a charter of the ship is unable to furnish a return required under subsection 1 before the departure of the ship from the port of Pakistan, the commissioner may allow the return to furnish within 30 days of the departure of the ship provided the non-resident owner of charter and made satisfactory agreement for arrangements for payment of the tax due under section
रिस्पेक्टिवली ऑफ द शिप। जहाँ कमिश्नर ये समझेगा कि ये अभी पे नहीं कर सकता या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो डिपार्चर के विद इन 30 डेज़ जो है उसको वो पेमेंट करनी होगी और उसके लिए अरेंजमेंट किए जाएंगे और उसके लिए पूरा जो है वो देखा जाएगा अंडर सेक्शन 7 के विद इन 30 डेज चल रहा है। द कलेक्टर ऑफ कस्टम और अदर अथॉरिटी ऑफिसर शैल नॉट ग्रांट अ पोर्ट क्लियरेंस फॉर द शिप ओन्ड आउट द चार्टर और नॉन रेजिडेंट पर्सन until the collector officer is satisfied the tax due under section 7 in respect of ship has been paid or that arrangement for its payment have been made to the satisfaction of the commissioner। तो जो कलेक्टर कस्टम्स है जिसने शिप को अलाउ करना होता है जाने के लिए पोर्ट से, वो उसको उस वक्त तक क्लियरेंस नहीं देंगे जब तक कि उसका टैक्स पे नहीं हो चुका या उसके नेसेसरी अरेंजमेंट नहीं हो चुके। जो सब सेक्शन 4 में हमने कहे हैं कि नेसेसरी अरेंजमेंट नहीं हो सके उसकी पेमेंट के, तब तक कलेक्टर कस्टम उस शिप को जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसी तरह सब सेक्शन 6 है, दी सेक्शन शैल नॉट रिलीव द नॉन रेजिडेंट ओनर आर चार्टर्ड ऑफ द शिप फ्रॉम लाइबिलिटी टू पे द टैक्स ड्यू अंडर दिस सेक्शन दैट इज़ नॉट पेड बाय द मास्टर ऑफ द शिप। तो अगर टैक्स पे नहीं होगा तो उसको इस से मुबर्रा नहीं किया जाएगा, वो उससे लेनी होगी और ली जाएगी। इसी तरह सेक्शन 144 है, सेक्शन 144 है नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर और चार्टर कि जिसका एयरक्राफ्ट का कोई ओनर है एरोप्लेन का, तो उसके लिए किस तरह से टैक्स लिया जाएगा कि वो जब आता है तो इसमें किस तरह से वो अपनी रिटर्न बनाएगा जो कि नॉन रेजिडेंट पर्सन है। ए नॉन रेजिडेंट ओनर ऑफ अ चार्टर ऑफ एन एयरक्राफ्ट लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 7 के अंडर सेक्शन 7 के तहत इन्होंने क्योंकि पे करना होता है। आर एन एजेंट ऑथोराइज्ड बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर दिस पर्पज शैल फर्निश अ कमिश्नर विद इन 45 days from the last day of each quarter of the financial year a return in respect of the quarter showing the gross amount specified in subsection 1 of section 7 of the non-resident person for the quarter। तो उसकी क्वार्टरली वो जो है एक रिटर्न फर्निश करेगा जिसमें बिफोर क्वार्टर क्लोज होने के 45 डेज में वो जो कमिश्नर को लिखेगा, फर्निश करेगा, अपनी रिटर्न करेगा क्वार्टर क्लोज होने के विद इन 45 डेज, यानी कि जब क्वार्टर क्लोज हो गया तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेज ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो रिटर्न देगा और उसमें जो रिटर्न ड्यू टैक्स है वो अंडर सेक्शन 7 उसको पे करेगा। सब सेक्शन 2 है सेक्शन 144 का, वेयर अ रिटर्न हैज़ बिन फर्निश्ड अंडर सब सेक्शन 1 कि रिटर्न फर्निश हो गई, द कमिश्नर शैल आफ्टर कॉलिंग सच पर्टिकुलर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज may be required determine amount of tax due under section 7 by the non-resident person for the quarter and notify non-resident person in writing for the amount payable। तो कमिश्नर उसको विद इन 7 डेज उसका जो रिटर्न फर्निश्ड होगी अकाउंट्स आ जाएंगे तो उसको अंडर सेक्शन 7 जो है वो कमिश्नर उस क्वार्टर का देंगे पार्टिकुलर्स कि ये अमाउंट पेएबल है और आपने ये अमाउंट पे करनी है, वो उसको पे करनी होगी। सब सेक्शन 3 है, द नॉन रेजिडेंट पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स नोटिफाई अंडर सब सेक्शन 2 विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई फॉर सच टैक्स एंड टैक्स ड्यू अंडर द असेसमेंट ऑर्डर। तो जो असेसमेंट में होगा या उसका टैक्स ड्यू होगा तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन उसको पे करेगा। वेयर द टैक्स रेफर्ड इन सब सेक्शन 3 इज नॉट पेड विद इन 3 months ऑफ द सर्विसेज ऑफ द नोटिस, द कमिश्नर में इशू अथॉरिटी बाई होम द क्लियरेंस मेड ग्रांटेड द एयरक्राफ्ट ऑपरेट बाई अ नॉन रेजिडेंट पर्सन ए सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू। तो अगर वो टैक्स विद इन 3 months नहीं पे करते तो कमिश्नर जो है वो राइटिंग में एक नोटिस देंगे, जो क्लियरेंस दे रही है अथॉरिटी उसको ऑपरेशन करने का सिविल एविएशन जो अथॉरिटी होगी वही होगी, तो उसको नोटिस दिया जाएगा कि इसका ऑपरेशन को बंद किया जाए और इससे सर्टिफिकेट लिया जाए स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर द अमाउंट टैक्स ड्यू जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो टैक्स उससे रिकवर करवाया जाए। इसी तरह द अथॉरिटी टू होम द सर्टिफिकेट इज इशू अंडर सब सेक्शन 4 shall refuse clearance from any airport of Pakistan aircraft owned the chartered by the non-resident until the tax due is paid। तो वो अथॉरिटी जो है उसका ऑपरेशन बंद कर देगी और उसको क्लियरेंस नहीं देगी जब तक कि वो टैक्स पे नहीं करेगा। टैक्स पे करेगा तो उसके बाद जो है वो उसको क्लियरेंस मिलेगी। अब है जी सब सेक्शन 145 असेसमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान
अब कोई ऐसा पर्सन है वो पाकिस्तान लीव करना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है, पाकिस्तान से छोड़ के जाना चाह रहा है, तो वो अपनी एप्लीकेशन देगा कमिश्नर को और कमिश्नर उसकी असेसमेंट करेगा। जितना भी पीरियड वो होगा, पूरा साल नहीं भी हुआ तो जितना भी है उसकी असेसमेंट करके जो टैक्स ड्यू होगा, पे होगा, फिर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो जाएगा। तो इसके बारे में लॉ कहता है वेयर एनी पर्सन इज लाइकली टू लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टैक्स ईयर, ड्यूरिंग द ईयर अगर वो कर रहा है, और शॉर्टली आफ्टर द एक्सपायरी एंड नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इन टू पाकिस्तान। हाँ, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है और उसकी अब इंटेंशन नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आएगा। ही शैल गिव अ कमिश्नर इन नोटिस टू दैट अफेक्ट नॉट लेस दैन 15 days बिफोर द probable date of his departure herein after in this section referred as to said date। तो एट लीस्ट 15 दिन पहले अपने डिपार्चर से कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा कि मैं आप कम्प्लीटली जा रहा हूँ और मैंने वापस नहीं आना। तो फिर उसका क्या करेगा जी, सब सेक्शन 2 में है, द नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी accompanied by the return or return of the taxable income in respect of the period commencing from the end of the last year of which the assessment has been, or where no such assessment has been made, a return has been made as the case may be in the ending of the said date or whom such assessment of the return has been made for the tax year comprising the period ending on the said date, the period commencing from end of the latest tax year, the said date shall be for the purpose of the this section has been deemed a tax year distinct and separate from the any other tax year in which the said date has fall। तो अब जब वो पाकिस्तान छोड़ के मुकम्मल जा रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी एक रिटर्न देगा। वो रिटर्न किस तरह से होगी, जो पीरियड उसमें हो सकता है पूरे साल का ना हो, तो वो उतना पीरियड होगा कि पिछले साल की क्लोजिंग से लेके अब उसके जाने तक के पीरियड का टैक्स होगा। उसमें वो रिटर्न फाइल करेगा, उस रिटर्न के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो टैक्स की पे करेगा। ये हम जब फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे थे तो उस फाइनेंशियल ईयर में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं कि साल पूरा हो, अगर कोई परमानेंटली छोड़ रहा है, पाकिस्तान को लीव कर रहा है, तो उसके लिए ये होगा कि वो उसका टैक्स ईयर शॉर्ट भी हो सकता है, मे बी 4 महीने का हो सकता है, मे बी 6 महीने का हो सकता है। मीन जिस पिछले क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर से डेट ऑफ डिपार्चर तक जो है वो उसका फाइनेंशियल ईयर होगा, जिसमें वो अपने रिटर्न फाइल करेगा, उसमें असेसमेंट होगी, उसकी जो टैक्स ड्यू है वो पे करेगा और उसको क्लोज हो जाएगा। इसी तरह नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1, 2 एंड द कमिश्नर में सर्व अ नोटिस person whom his opinion is like to leave Pakistan during the current year or shortly after expiry of no intention of returning to Pakistan, to furnish within such time and prescribe such notice return on returns taxable income and shall the years of which the taxpayer has required to furnish such return and return under subsection 2। तो सब सेक्शन 2 में उसने जो रिटर्न दी होगी उसको देखा जाएगा, अगर तो वो ठीक है फिर तो ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहा जाएगा इसको सॉल्व करो, और अगर कोई टैक्स पेमेंट बन रही है तो वो दे। दी टैक्सेबल इनकम शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल ऑफ द रेलिवेंट टैक्स ईयर एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल शो फॉर मे बी अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो उसका टैक्स का रेट तो ज़ाहिर है जो रेलिवेंट टैक्स ईयर का होगा वही उसे टैक्स का रेट लगेगा और उसके अकॉर्डिंगली उसकी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली उसकी असेसमेंट हो जाएगी। और सब सेक्शन 5 है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर on the basis of information received from any offshore jurisdiction or the commissioner has reasons to believe that such person who is likely to leave Pakistan may be involved in offshore tax evasion or such person is about to dispose of any such asset, the commissioner may freeze any domestic assets of the persons including any asset beneficiary owned by the person for the period 120 days till the finalization of proceeding including but not limited to the recovery proceeding under this ordinance whichever is earlier। अब अगर कमिश्नर को ये लगे कि ये किसी ऑफ शेयर एसेट का ओनर है और उसने वो डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर जो है कमिश्नर जो है उसका जो एसेट्स जो है पाकिस्तान में उसको फ्रीज़ कर सकता है और 120 डेज़ का उसको नोटिस देगा। विद इन 120 डेज़ जब अगर वो फाइनलाइज हो जाती हैं तो उनको फाइनलाइज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो रिकवरी हो जाती है, पहले तो रिकवरी हो जाए, अदरवाइज़ जो फाइनलाइज होता है तो उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इसी तरह सब सेक्शन 146 है रिकवरी ऑफ द टैक्स फ्राम द पर्सन असेस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वो टैक्स पे नहीं कर रहा लेकिन पाकिस्तान में रह रहा है तो उससे इधर टैक्स पे किया जाएगा। और 146 है इनिशियल वैलिडिटी और रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है
वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में की जाएंगी। और टैक्स ऑफ एरियर सेटलमेंट इंसेंटिव स्कीम भी है कि जिसमें टैक्सेस को सेटल करके इंसेंटिव दिया जाएगा जो अपने टैक्स पे कर देगा। और 147 असिस्टेंट इन रिकवरी ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के एफबीआर जो है वो अगर कोई और तरह के कलेक्शन है तो उसमें एफबीआर जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प करेगा रिकवरी करने में। और रिकवरी ऑफ द लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग अंडर अदर लाज, कोई अदर लाज की अगर लाइबिलिटी की आउटस्टैंडिंग है तो उसमें भी ट्रीटेड एज इनकम टैक्स एरियर्स उसको कहा जाएगा कि अगर एफबीआर को कहा जाता है कि आपने कलेक्शन करती हैं तो वो लाइक इनकम टैक्स एरियर्स ही उनको कलेक्शन की जाएगी। ये था पार्ट 4 हमारा ख़त्म हो गया। हम आ गए हैं पार्ट 5 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एडवांस टैक्सेस वगैरह के रिलेटेड लेक्चर होंगे और उम्मीद है कि ये बड़े बेनिफिशियल होंगे। इसमें 147 148 जो होगा इसका इंपोर्ट का होगा और 149 जो होगा जो सैलरी पे टैक्स कटता है, ये अब बड़े इंपॉर्टेंट शुरू हो रहे हैं। तो आपने अगले लेक्चर भी ज़रूर सुनने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और आप इस लेक्चर को समझे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।